हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 रिसेंट डेवलपमेंट्स। हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये इस चैप्टर का पहला ही वीडियो है और इसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे 5 मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में कौन कौन से 5 मेजर डेवलपमेंट हुए, यूँ समझ लो इस टॉपिक के माध्यम से आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब एक प्रकार से बेस समझ लो, ये चैप्टर का बेस है ना। साथ के साथ में मेरी कोशिश रहेगी एनसीईआरटी से बाहर भी हम थोड़ा खेलेंगे, ठीक है ताकि तुम्हें और अच्छा लगे। तो कुछ चीज़ें मैं एडिशनल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। साथ के साथ में क्वेश्चन भी पूछूंगा जिनके आपको कमेंट करके आंसर देने, और अब ऐसे ही टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो जब आपको मिलते रहेंगे। सो शुरू करते हैं। थोड़ा सा आउटलाइन देख लो, कुछ चीज़ें आपको बैकग्राउंड याद रखना है, क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस करो, किसी भी चैप्टर को उठाओ, कुछ चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। जैसे अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था, और आज़ादी मिली हमें किसके साथ? पार्टीशन के साथ। हमारा बंटवारा हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके आपको बताना है कितने पाकिस्तान बने थे और कौन कौन से पाकिस्तान, उनका नाम क्या था, ठीक है। 1952 में पहला जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन क्या होता है? हर 5 साल में जो चुनाव होता है भारत में, उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। तो पहला चुनाव हमारा स्टार्ट 1951 में हुआ था, 52 में खत्म हुआ था, तो इसलिए इसको 1952 का जनरल इलेक्शन बोलते हैं। शुरुआत के 3 जो जनरल इलेक्शन थे, यहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिलता है, कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलता है, वन पार्टी डोमिनेंस, इसलिए चैप्टर का नाम भी आपने सुना होगा। 1969 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और 1969 से पहले एक 1967, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। 1967 में आपको पता है इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। इस समय पॉलिटिकल अर्थक्वेक मतलब राजनीति में अर्थक्वेक आ गया था। क्या अर्थक्वेक आ गया था? कांग्रेस को कड़ी हार मिली थी स्टेट लेवल पर, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पट जाती है। आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, एक तो बढ़ जाती है आईएनसीओ और एक बढ़ जाती है आईएनसीआर। इंदिरा गांधी वाली जो सरकार थी, या सॉरी कांग्रेस थी, उसको आईएनसीआर बोलते हैं, और जो मोरारजी देसाई वाली जो थी उसको हम बोलते हैं आईएनसीओ, ये भी देखने को मिलता है। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, ये सब आपको पता होगा, है ना। कमेंट करके बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, आर्टिकल का नाम कमेंट करके बताना है। 1977 में आपको पता है पहली बार, फर्स्ट टाइम है आज़ादी के बाद, 1947 से पहली बार आपको देखने को मिलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की हार होती है, और यहाँ पर एक जनता दल की जनता गवर्नमेंट बनती है ना, जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी एक कॉलिजन थी, क्या थी? कॉलिजन, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई, ठीक है। 1980s वाला जो टाइम है, 1980s का जो डिकेड है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ पॉपुलर मूवमेंट्स और रीजनल एस्पिरेशंस अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, यहाँ पे अपनी अलग अलग ही कहानी चल रही थी, अलग ही ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। कोई अलग होने की बात कर रहा, कोई ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा था। वो सारी चीज़ें अभी 1980 के टाइम पर देखने को मिलती है। 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है। 2 सिख इनके बॉडीगार्ड थे, वो इनकी हत्या कर देते हैं। और 1989 का जब चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस खत्म हो जाती है, कांग्रेस गिरने लग जाती है। और फिर 1990s का जो डिकेड है, ध्यान रखना 1990s का जो डिकेड है, इसको यहाँ से शुरुआत हो जाएगी कॉलिजन एरा। किसकी शुरुआत हो जाएगी? कॉलिजन एरा की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो हल्का सा हमने बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी, क्योंकि जब भी आप कुछ भी पढ़ो तो बिना बैकग्राउंड के मत पढ़ा करो। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। सो शुरू करते हैं। तो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन, इनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इनका असैसिनेशन मतलब हत्या कर दी थी। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आपको पता होगा चुनाव कराए जाते हैं। 1984 में जनरल इलेक्शन होते हैं, और उन जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जबरदस्त विक्ट्री मतलब कांग्रेस की होती है, और फिर इन्हीं के बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना। इसके बारे में इतना थोड़ा सा 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस जनरल इलेक्शन के बारे में। ये जनरल इलेक्शन इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद हुआ था, 1984 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर बाद में कौन बनते हैं? अपने राजीव गांधी जी बन जाते हैं इनकी हत्या के बाद। और यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कांग्रेस को इतिहास में इतनी सीट शायद अब तक नहीं मिली, और मिल जाए तो पता नहीं, फ्यूचर का तो पता नहीं, मगर इसमें आपको देखने को मिलेगा 401 सीट मिलती है कांग्रेस को। 514 सीट में से 401 इतनी सीटें मिलती हैं कांग्रेस को। और 1984 वाला जो इलेक्शन है, इसको हम कहते हैं लास्ट इलेक्शन है। कब तक? मतलब इसके बाद 2014 तक, ध्यान रखना, इसके बाद 1984 के इलेक्शन से लेकर 2014 तक कोई भी पार्टी
मेजोरिटी में इतनी सीट नहीं ला पाई है, मतलब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आई नहीं। उसके बाद तो कॉलिजन एरा की शुरुआत हो जाती है ना। और शायद पहली बार एक ही पार्टी यहाँ पे, ये वो टाइम था जहाँ पे कोई भी पार्टी 400 से ज़्यादा सीट जीत के आई थी। 400 से ज़्यादा सीट अब तक किसी इलेक्शन में नहीं जीती थी। तो ये 1984 वाला इलेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी डेथ के बाद हुआ था? इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद हुआ था। किसने इसमें यहाँ पे कुछ देखो याद नहीं करना है, जस्ट आइडिया लेने के लिए मैंने यहाँ पे आपको डाल दी है कुछ चीज़ें। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 404 सीट मिली थी। तेलुगु देशम पार्टी दूसरे नंबर पर थी। तेलुगु देशम पार्टी जो ये रीजनल पार्टी थी। अभी आपको क्या देखने को मिलेगा? राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। अभी आपको जो इंडियन पॉलिटिक्स है वहाँ पे छोटी छोटी जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनका भी राइज देखने को मिलेगा। CPIM को 22 सीट मिली थी और AIDMK को आपको 12 सीट मिली थी। जनता पार्टी 10 सीट मिली, जनता पार्टी को 10 सीट मिलती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 6 सीट मिलती हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को ओनली 2 सीट मिली थी। बीजेपी की शुरुआत थी, आपको पता हो तो भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी थी, तो ये पहला चुनाव था और जब बीजेपी पहला चुनाव हुआ तो 2 सीट जीती है मात्र। कितनी सीट जीती है? 2। मगर इसके बाद आप देखना बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा, है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1984 वाला चुनाव जो है बीजेपी के लिए फर्स्ट चुनाव था। मात्र 2 सीट आती हैं, जो भी है बिगिनिंग है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गजब का इतिहास रचा है। इतनी सीट आज तक कोई जीत ही नहीं पाया है, 404, है ना। ये चीज़ आपको बैकग्राउंड में ध्यान रखनी है। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट है, आप चाहो तो एक बार विजिट कर सकते हो। आप सबको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। उनके बाद फिर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी नंदा जी, फिर आपके जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी डेथ हो जाती है, ताशकंद गए थे। फिर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। उनके बाद फिर इंदिरा गांधी और फिर 1977 में मोरारजी देसाई, फिर उनके बाद चरण सिंह जी बनते हैं, फिर दोबारा से इंदिरा गांधी जी आती हैं और फिर राजीव गांधी आते हैं। यहाँ तक की हमें कहानी अभी कवर की है, ठीक है। यहाँ तक चलना, बाकी आगे सारी चीज़ हम देखेंगे। अब शुरू करते हैं, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आई होप चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। आप कुछ क्या, आपको तो पूरा आइडिया है भाई, आपने पूरी बुक कवर कर ली है, आप कुछ क्या आपके पास पूरा आइडिया होगा। फिर भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कुछ बेसिक्स भी मैं कवर कराऊँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्या कर रहे हैं हम, कहाँ चल रहे हैं, किधर से चल रही है हवा, है ना। हवा अब आपको पता है किधर से चल रही है। ओके, तो द ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कॉम्प्लेक्स एट डिफरेंट स्टेजेस। आपको देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटिक्स में जो ट्रेंड्स चलते हैं ना, जो डेवलपमेंट चलते हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेंगे। मतलब समय समय पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं ना। कभी भी पॉलिटिक्स में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यूँ नहीं समझना चाहिए कि भाई अपना ही दबदबा चलता रहेगा ना। समय सबका आता है और समय समय पर चीज़ें बदलती भी रहती हैं। और कई बार क्या होता है, जब लीडर चेंज होते हैं ना, दिक्कत जब ज़्यादा आती है। लीडर चेंज होते हैं तब दिक्कत आती है। 1984 में आपको बताया, इससे पहले बैकग्राउंड क्या हुआ था? बैकग्राउंड ये हुआ था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की लॉन्च किया गया था, है ना, और एंटी सिख राइट्स हो गए थे। उस वजह से आपको देखने को मिलेगा जो सिख कम्युनिटी थी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, किससे? इंदिरा गांधी से। इसलिए इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है 1984 में। उसके बाद जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री कौन जीते हैं? विक्ट्री में राजीव गांधी जीते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये इन्हीं के बेटे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे 5 मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। जस्ट हम ओवरव्यू लेने वाले हैं, सिर्फ ओवरव्यू, ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं। डेप्थ में तो इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो डेप्थ में आएंगे। तो पहला मेजर डेवलपमेंट था एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। पहली चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी कि कांग्रेस सिस्टम खत्म हो जाता है। कांग्रेस सिस्टम कब खत्म होता है? जब 1989 का इलेक्शन आएगा। 1984 में तो ये जीत के आगे भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री। मगर 1989 में इतनी बुरी हालत हुई कांग्रेस की, बहुत बुरी हालत। मतलब यूँ समझ लो कि 1952 के बाद करारी जो हार देखने को मिलेगी, यहीं पर देखने को मिलेगी। और यहाँ ऐसा माना जाने लगा कि अब भाई कांग्रेस सिस्टम खत्म हो चुका है। कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या है? हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, पहले स्टेट में भी कांग्रेस रूल करती थी, सेंटर में भी रूल करती थी, दबदबा था कांग्रेस का। तो 1989 का ये जो इलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला मेजर डेवलपमेंट है, आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट वाज डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1989। ये जो कांग्रेस पार्टी थी, जब 1984 का चुनाव हुआ था तो लगभग 415 सीट्स जीती थी, जो 1989 में घट के मात्र कितनी रह जाती हैं? 197 सीट रह जाती हैं, है ना। ये बुक में जो डेटा दे रखा है वो ये मैं बता रखा है। वो जो डेटा मैंने बताया था वो आपको विकीपीडिया से बताया था, ठीक है। तो मैं आपको सारा सोर्स भी आपको बताता चलूँगा कहाँ कहाँ पर क्या है, तो कंफ्यूज मत होना। फिलहाल बस इस डेटा पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस इतना समझ लो कि हाँ भाई 1984 में बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री मिली थी कांग्रेस को। मगर वही 1989 में कितनी रह जाती है? मात्र 197। इसके पीछे कई सारे रीजन बताए जाते हैं। बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, तमिलनाडु में लोग खुश नहीं थे। राजीव गांधी जी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज दिया था, कहाँ पर? श्रीलंका में भेज दिया था। बोफोर्स घोटाला हुआ था, तो बहुत सारे घोटाले
घोटाले हुए थे, जिस वजह से कांग्रेस की थोड़ी सी यूँ समझ लो रेपुटेशन डाउन हो जाती है, और रेपुटेशन इस हद तक डाउन हो जाती है कि इनको मात्र 197 सीट मिलती हैं 1989 में। हालांकि कांग्रेस मेजोरिटी में थी, अभी भी मेजोरिटी में, मतलब इन द सेंस बाकी जितनी भी पार्टी थी उन सब में मेजोरिटी में, मतलब सबसे ज़्यादा सीट 1989 में कांग्रेस को ही मिली थी, मगर सरकार नहीं बना सकती थी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 50% से ज़्यादा सीट लाना जरूरी है। ठीक है, तो 50% सीट इनकी आई नहीं थी, इसलिए ये सरकार नहीं बना पाई। 1989 के जो इलेक्शन का रिजल्ट है, इसको माना जाता है द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो ध्यान रखना, 1989 का इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस की बाद में परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव होती है, और बाद में ये मिड टर्म इलेक्शन हुआ था 1991 में, दोबारा पावर में आती है। ठीक है, मगर 1989 में हार जाती हैं। तो ये 1989 के इलेक्शन के बारे में दे रखा है। यहाँ पे कांग्रेस को 197 सीट मिली थी, और जनता दल को 143 मिली थी, और बीजेपी को 85। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी की यहाँ पे आपको कमबैक देखने को मिलेगा ज़बरदस्त वाला। कहाँ 2 सीट मिली थी इनको, 2 से 85 पर आ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और 1989 में अब कांग्रेस तो सरकार बना नहीं पाएगी, तो सरकार कौन बनाते हैं, सरकार बनाते हैं बीपी सिंह। कौन बनाते हैं, बीपी सिंह बनाते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार बनाते हैं। किसकी मदद से सरकार बनाते हैं, 2 पार्टी का सपोर्ट मिलता है बीपी सिंह को, बीजेपी और सीपीआई, है ना। दोनों बिल्कुल अपोजिट आइडियोलॉजी की पार्टी है, तो इनकी सपोर्ट से 1989 में सरकार बनाई जाती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा सरकार बनाई जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 1989 के इलेक्शंस का रिजल्ट है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर योर आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें डाल दी हैं। इसमें दूसरे नंबर पर जनता दल आई थी, है ना। इसी जनता दल के जो लीडर थे वो थे बीपी सिंह। ओके, दूसरा यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट था मंडल इशू। आपको पता है 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी इंदिरा गांधी जी को हराकर, तब उन्होंने एक मंडल कमीशन बनाया था। उसने बाद में अपनी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि जो ओबीसी है इसको लगभग 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एजुकेशनल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, इन सब जगह पर मिलना चाहिए, सरकारी जॉब्स में भी मिलना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलना चाहिए। मगर उसके बाद किसी ने इसको लागू नहीं किया था, तो बीपी सिंह की सरकार ने इसको लागू कर दिया। क्या कर दिया, लागू। ये एक इशू बन जाता है। सेकंड डेवलपमेंट वाज द राइज ऑफ मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स, द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990। ध्यान रखना, ये जो बीपी सिंह की सरकार बनी थी 1989 में, इसको बोला गया था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। ठीक है, ये मतलब एक फ्रंट था, कॉलिजन था, जहाँ पे बीजेपी, इवन सीपीआई और जनता दल, ये कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार चला रही थी। यहाँ बताया जाता है कि जो बीजेपी और सीपीआई ने आउटसाइड से सपोर्ट दिया था, बाहर से सपोर्ट दिया था, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ध्यान रखना, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने 1990 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया, और इसमें कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सीटें रिजर्व होनी चाहिए ओबीसी के लिए। इसकी वजह से बहुत जगह पर एंटी मंडल प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लग जाते हैं देश में, और वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट खड़ा हो गया था मंडल कमीशन के सपोर्टर्स का और अपोनेंट का, ओबीसी के कुछ लोग तो ओबीसी के रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसी चीज़ को बोला गया मंडल इशू। तो ये दूसरा डेवलपमेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में, मंडल इशू वाला। तीसरा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आप सबको पता है 1991 में 3 नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इनको लाने का श्रेय तो किसको दिया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको पता है 1990 में इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, जहाँ पर हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के एलिमेंट को साथ में लेके चल रहे थे, मगर हमारा झुकाव सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ ज़्यादा था, जिसकी वजह से 1990 तक आते आते हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फाइनली सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और देश की इकोनॉमी को ओपन कर दिया। ठीक है, तो तीसरा मेजर डेवलपमेंट क्या था, सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब सरकार ने कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की यहाँ पे शुरुआत की। ये जो रिफॉर्म्स थे राजीव गांधी के टाइम से ही शुरुआत हो जाती है इनकी 1991 में, और जिसने इंडियन इकोनॉमी की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके बाद हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लग जाती है ज़बरदस्त तरीके से, और इसके बाद ही हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया था, लिबरलाइज किया था। लिबरलाइज करने का मतलब है जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी पहले उसको हटा दिया। प्राइवेटाइज करने का मतलब है
हमने प्राइवेट सेक्टर को भी अब अनुमति दे दी जो पहले नहीं मिली हुई थी। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अब बाहर से भी यहाँ पे कंपनी आ सकती हैं और हमारे यहाँ से भी बाहर कंपनियाँ जा सकती हैं और दुनिया को हमने देश से कनेक्ट कर दिया, वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंडिया की इकोनॉमी से कनेक्ट कर दिया। तो इससे हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हालांकि बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हुए आए जिन्होंने इन पॉलिसीज़ को क्या किया, क्रिटिसाइज, मगर जो भी सरकारें बाद में आई इन्होंने इन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करके रखा था। फोर्थ यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फोर्थ नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है अयोध्या डिस्प्यूट। आपको पता होगा 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, ठीक है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम आगे चल के देखेंगे, फिलहाल सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो एक और इश्यू क्या था, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद एंड राइज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। और यहाँ से बीजेपी की शुरुआत हो जाएगी, कौन सी पॉलिटिक्स की, हिंदुत्व पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाएगी। और इसी टाइम पर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है, मतलब गिरा दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं होती हैं और इसी टाइम पर 1990 वाला जो दौर चल रहा था, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, जिसको कब गिराया जाता है, दिसंबर 1992 में। कहाँ पर है बाबरी मस्जिद, ये है आपका अयोध्या में, जो कि एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था। कैसा स्ट्रक्चर था, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में इसको लेकर विवाद चल रहा था। हिंदूज कह रहे थे कि यहाँ पे जो भगवान राम है उनका टेम्पल है, और मुस्लिम ने मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि यह हमारी मस्जिद है। तो थोड़ा यहाँ पे रिलीजियस इशू था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा यहाँ पे तीव्र हो जाती है, बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं। ये जो इवेंट था इसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेज आते हैं और यहाँ पर शुरुआत होने लग जाएगी नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की। सेकुलर आपको पता है, सेकुलर का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सभी धर्मों को इक्वलिटी दी जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ नेशनलिज्म, तो इन सब चीज़ों की बहस यहाँ पे छिड़ जाती है। यहीं से शुरुआत होती है बीजेपी के राइज की, ध्यान रखना। यहीं से बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद बीजेपी के राइज की शुरुआत होती है और बीजेपी एक पॉलिटिक्स स्टार्ट करती है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, ठीक है। पांचवा जो मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है वो है चेंज इन द कांग्रेस लीडरशिप, ठीक है। अब अभी तक आपको पता है 1991 तक, मतलब आप कह सकते हो कहानी अलग थी। शुरू में आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में लीडरशिप थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर आ जाती हैं इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजीव गांधी जी का भी क्या कर दिया जाता है, असैसिनेशन कर दिया जाता है। तो फिर बाद में लीडरशिप कांग्रेस के हाथ से चेंज होती है। जो पहले परिवार का सिस्टम चल रहा था वो परिवार वाला सिस्टम अब आपको खत्म देखने को मिलेगा। तो लास्ट डेवलपमेंट, पांचवा डेवलपमेंट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 10 मई 1991 को राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया जाता है। और असैसिनेशन किसने किया था, एलटीटीई के लोगों ने किया था। कहां पर किया था, तमिलनाडु में किया था। तमिलनाडु में जगह है श्री पेरम्बदूर, यहां पर राजीव गांधी जी इलेक्शन का कैंपेनिंग करने गए थे। इनको बोला भी गया था कि आपके लिए थ्रेट है, मगर फिर भी ये गए वहाँ पे। तो एलटीटीई के लोगों ने सुसाइड बॉम्बर भेजा और मतलब यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक महिला है, ये इनसे जाती है, गले मिलती है या जो भी है, और फिर यहाँ पे ये बाहर से कोई था, उसने बटन दबा दिया, इनके पास बॉम्ब लग रहे होंगे तो ब्लास्ट हो जाते हैं और चित्रे उड़ जाते हैं यहाँ पे। तो मतलब बहुत दर्दनाक मतलब ये घटना थी। तो लास्ट डेवलपमेंट यही है, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया था 10 मई 1991 को। इसकी वजह से पार्टी की लीडरशिप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। असैसिनेशन कब किया गया था, तमिलनाडु में। ये इलेक्शन कैंपेन पे गए थे कौन, राजीव गांधी जी, तब इनका असैसिनेशन किया जाता है, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। माना क्या जाता है कि एलटीटी के लोगों ने हत्या की थी, इनकी असैसिनेशन करवाया था। एलटीटी की फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। ये क्या मामला है, श्रीलंका में, आप सब ने पता होगा, श्रीलंका में जो तमिल्स थे, है ना, दो प्रकार के तमिल थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, है ना। ये डिमांड कर रहे थे कि इनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और इवन ये तो अलग से तमिल देश की भी बात कर रहे थे श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका की सरकार की नज़र में ये आतंकवादी थे। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, 1987 में राजीव गांधी ने क्या दिक्कत, मतलब इनके लिए दिक्कत हो गई ना। राजीव गांधी ने श्रीलंका की सरकार से 1987 में पीस अकॉर्ड साइन कर लिया और इंडियन फोर्सेस को कहाँ पे भेज दिया, श्रीलंका में। और इन्हीं इंडियन फोर्सेस ने एलटीटी के लोगों को मारा था, जिससे ये लोग नाराज़ हो जाते हैं एलटीटी वाले कि यार ये तो मतलब राजीव गांधी जी जो कि भारत के, ये इनको तमिलों को सपोर्ट करना चाहिए, ये तमिलों को सपोर्ट करने की वजह हमको मरवा रहे हैं। तो इस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं और तब से इन्होंने ठान लिया कि अब हम छोड़ेंगे नहीं इनको। तो वो फिर इन्होंने 1991 में बदला लिया और उनको ख़त्म कर दिया। कांग्रेस आपको देखने को मिलेगी बाद में, जब 1991 में इलेक्शन हुआ था, इनकी डेथ के बाद एक लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आती है। लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आती है, मेजोरिटी में नहीं आती, ध्यान रखना। फिर भी यहाँ पर आप देखना मतलब पीवी नरसिम्हा राव, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ये साउथ से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये मेजर 5 डेवलपमेंट हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। बिल्कुल
ब्रीफ में डिस्कस किया है, जितना देर था उतना उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस किया है। ऐसे ही करके पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक बाई टॉपिक वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।